बच्चों, आज हम लोग वेक्टर के सेकंड वीडियो में कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की स्टडी करेंगे। जिन बच्चों ने वेक्टर के पहले वीडियो को नहीं देखा है वो लोग चैनल पर वेक्टर के पहले वीडियो का रिवीजन करें, जिसमें हम लोगों ने ये पढ़ा था कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज क्या हैं, टाइप्स ऑफ वेक्टर क्या क्या होते हैं और वो जो वेक्टर्स होते हैं उनको कैसे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। आज हम लोग इसी का अगला पार्ट स्टार्ट करेंगे। इसमें सबसे पहले हम लोग सीखेंगे यूनिट वेक्टर की कैलकुलेशन, वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना एटसेट्रा। तो बच्चों, जैसे अभी हम लोगों ने देखा था कि जो यूनिट वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर ये एक ऐसा वेक्टर होता है जो हमें डायरेक्शन को डिफाइन करता है। क्या बताता है? डायरेक्शन यानी दिशा। एकांक सदिश, यूनिट वेक्टर को क्या बोलते हो? एकांक सदिश। ये क्या इंडिकेट करता है? डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। और यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो हमेशा 1 होता है। इसको कैप से रिप्रेजेंट करते हो। इसके एग्जाम्पल भी हम लोगों ने पढ़ा था, जैसे आई कैप, जे कैप, के कैप, इनको भी यूनिट वेक्टर्स बोला जाता है। आई कैप किधर यूनिट वेक्टर होता है? अलोंग द एक्स एक्सिस। जे कैप यूनिट वेक्टर किधर था? अलोंग द वाई एक्सिस। और के कैप यूनिट वेक्टर किधर होता है? अलोंग द जेड एक्सिस। इसके एग्जाम्पल भी हमने आपको बताए थे कि कैसे आप इनको डिस्क्राइब करोगे या आप इनको कैसे समझोगे। यूनिट वेक्टर का फार्मूला भी बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था कि यूनिट वेक्टर होता है ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ ए। अगर हम लोग इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ए वेक्टर इज इक्वल टू ए कैप इंटू मॉड ऑफ ए। यहां पर ए कैप को बोला जाता है यूनिट वेक्टर, मींस एकांक सदिश, और मॉड ऑफ ए का मतलब हुआ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है उसको मॉड में लिखा जाता है। ठीक है ना? मॉडुलस निकालना तो सबको आता ही होगा। मॉडुलस कैलकुलेशन ऑफ मैग्नीट्यूड, ये पहले आना चाहिए। इसी को हम लोग बोलते हैं मॉड ऑफ ए की जगह कोई दूसरा वेक्टर अगर आप लोगे तो उससे कैलकुलेशन बनेगी। जैसे फॉर द एग्जांपल हमारे पास कोई वेक्टर गिवन हो, ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस का 3j कैप, और हमको फाइंड आउट करना हो मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन वेक्टर। मैग्नीट्यूड का मतलब हमको पता है, इसको मॉडुलस बोला जाता है। बड़ा सिंपल इजियर है। मॉड ऑफ ए का मीन्स आपको पता है, आई का कोफिशिएंट कितना 2 तो 2 का स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट कितना 3 तो 3 का स्क्वायर। तो यहां पर ये वैल्यू कितनी आ गई? 4 + 9, और 4 + 9 का मतलब हुआ √13, और यहां पर क्या लिखा जाता है? यूनिट। ऐसे हम लोग क्या निकालते हैं? किसी भी वेक्टर का मॉड या किसी भी वेक्टर का मॉडुलस। मॉडुलस का मतलब परिमाण। अगर आपको किसी भी वेक्टर का परिमाण निकालना हो, किसी भी वेक्टर का मॉडुलस निकालना हो, तो हम लोग ये तरीका लगाएंगे जिसमें हम लोग क्या यूज करेंगे? ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i + 3j कैप। तो बच्चों, अगला क्वेश्चन हम लोगों के पास में है, द पोजीशन ऑफ an object is given r vector is equal to 2i + j + 2k, then find unit vector। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, उसकी पोजीशन यानी स्थिति r वेक्टर इज इक्वल टू 2i + j + 2k, और हमको क्या निकालना है? यूनिट वेक्टर।
बड़ी सिंपल कैलकुलेशन अभी आप लोगों ने सीखा था। आर वेक्टर इज इक्वल टू गिवन है 2i प्लस का j प्लस का 2k, तो हम लोग क्या निकालेंगे, आर कैप इज इक्वल टू वेक्टर आर अपॉन मॉड ऑफ आर। ठीक है ना। आर वेक्टर हमारे पास कितना गिवन है, 2i कैप प्लस का j कैप प्लस का 2 कैप, और आर वेक्टर का मॉडुलस, मॉडुलस निकालना अभी हम लोगों ने सीखा, अंडर रूट i का कोफिशिएंट 2 का स्क्वायर, j का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर और k का कोफिशिएंट 2 का स्क्वायर। कितना आया, 2i प्लस का j प्लस का 2k और अपॉन अंडर रूट यहाँ पर 2 का स्क्वायर कितना 4, 1 प्लस 4 कितना हुआ 2i प्लस का j प्लस का 2k अपॉन रूट 9, और इसको आप जब बाहर करोगे तो 1/3 2i प्लस j कैप प्लस का 2 कैप, और यहां पर आप क्या लिखोगे, यूनिट। तरीका सबको समझ में आ गया। हमारे पास एक आर वेक्टर गिवन था जिसमें i का कोफिशिएंट 2, j का 1 और k का 2 था, और हमको क्या निकालना था, यूनिट वेक्टर मींस एकांक सदिश, और यूनिट वेक्टर निकालने का ये तरीका जो आपके सामने है। ठीक है, तो हमको दोनों बातें समझ में आ गई। अगर कोई सिंगल वेक्टर गिवन होगा और हमको क्या निकालना हो, उसका मैग्नीट्यूड, तो आपको केवल उसका मॉडुलस निकालना है। लेकिन अगर आपको क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर, तो फार्मूले को सिंप्लीफाई करोगे, और फार्मूला क्या होता है, आर कैप इज इक्वल टू वेक्टर आर अपॉन मॉड ऑफ आर। नोट कर लें इसको फटाफट। चलिए, तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि किसी भी वेक्टर के मॉडुलस को, जिसको परिमाण कहा जाता है, अगर उस वेक्टर में डिवाइड किया जाए तो उनको क्या मिलता है, यूनिट वेक्टर। चलिए क्वेश्चन अपने आप लगाइए। जैसे कि हमको गिवन है ए वेक्टर इज गिवन एज ए वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप माइनस 2k कैप, फाइंड इट्स मैग्नीट्यूड। आपको कोई वेक्टर गिवन है, आपको उसका क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड। बड़ा आसान है मैग्नीट्यूड को निकालना। मैग्नीट्यूड का मतलब सभी लोग जानते हो, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हुआ, परिमाण। अगर हमको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो अगेन सेम वही तरीका, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या गिवन है, 3i कैप माइनस का 2k कैप, और क्या निकालना है, मॉड। तो यहाँ पर क्या लिखा हम लोगों ने, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए। वेक्टर ए के मॉडुलस को क्या लिखोगे, मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू अंडर रूट i का कोफिशिएंट 3 का स्क्वायर, k का कोफिशिएंट माइनस 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, रूट 13, और यहाँ पर क्या आ गया, यूनिट। ठीक है, ऐसे करके हम लोग क्या निकालते हैं, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब हुआ परिमाण। तो कोई भी वेक्टर अगर हमको गिवन हो और उसका मैग्नीट्यूड हमको काउंट करना हो, तो सिंपल हमको उसमें क्या करना है, i, j और k। अगर i है तो केवल i, j है तो j, k है तो k, तीनों है तो तीनों के कोफिशिएंट स्क्वायर करके रूट के अंदर लिख करके हम लोग क्या निकालते हैं, आंसर। इस प्रकार हम लोग क्या निकालते हैं, मैग्नीट्यूड। नोट करिए इसको फटाक से। अब जैसे दूसरा क्वेश्चन एक हम लोग फिर से लेते हैं, यूनिट वेक्टर का। कोई वेक्टर हमको गिवन है, एनी वेक्टर इज i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, देन इट्स यूनिट वेक्टर एकांक सदिश। अपने अपने मीडियम को ध्यान से समझिएगा। हिंदी मीडियम वाले बच्चे हिंदी में समझें, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश में समझें, ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। हमको काउंट क्या करना है, इसका यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को सॉल्व करने का बेसिक मेथड क्या था, जो भी वेक्टर गिवन है इसको कुछ लेट कर लिया जाए। तो सबसे पहले हम लोगों ने माना कि ये वेक्टर हमारे पास है ए वेक्टर इज इक्वल टू i कैप प्लस का j कैप प्लस का k कैप, और अब हमको इसका क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर। तो a कैप इज इक्वल टू वेक्टर a अपॉन मॉड ऑफ a। वेक्टर a क्या गिवन है, पूरा पूरा i प्लस j प्लस k, और मॉडुलस का मतलब क्या होता है, i के कोफिशिएंट का स्क्वायर,
जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो ये कितना आया 1/√3 और ब्रैकेट में क्या चल रहा है i प्लस जे प्लस के। क्लियर, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस प्रकार हम लोग क्या निकालना सीखा, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर कौन सा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो 1 हो। यूनिट वेक्टर हमेशा क्या देता है, डायरेक्शन देता है। यूनिट वेक्टर से हम लोग निकालते क्या है, यूनिट वेक्टर हमको किसी पर्टिकुलर वेक्टर की डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा, और यूनिट वेक्टर निकालने के लिए हमें केवल एक चीज आनी चाहिए, और वो क्या है, मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करना। सो फर्स्ट वी फाइंड आउट मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन वेक्टर, नाउ पुट दिस वैल्यू इन द गिवन फार्मूला एंड वी गेट द आंसर। और ये फार्मूला कौन सा है हमारे पास, a कैप इज इक्वल टू वेक्टर a अपॉन मॉड ऑफ a। ये बात सबको समझ में आ गई क्या। तो ये जो वेक्टर होता है इसको हम लोग कौन सा वेक्टर बोलते हैं, यूनिट वेक्टर। ठीक, कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पर नोट कर रहे हैं, इनको अपने आप सॉल्व कर लेना। जैसे x इज इक्वल टू 2i माइनस का 4k, आपको निकालना है फाइंड इट्स मैग्नीट्यूड। आप इसके परिमाण को निकालिए, मैग्नीट्यूड का मीन्स परिमाण। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, जैसे y वेक्टर इज इक्वल टू i प्लस 2j प्लस का 4k, और आपको इसका निकालना है यूनिट वेक्टर। तो फाइंड इट्स यूनिट वेक्टर। ये दो प्रॉब्लम आप लोग अपने आप सॉल्व कर लेंगे, जिससे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। 2-3 क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व करके देखा है। चूंकि ये वेक्टर का बेसिक लेक्चर है तो हो सकता है आप कुछ बच्चों को ये पहले से आता हो, या आपको लगे कि चीज सिंपल है, लेकिन फिर भी जब तक आपको ये नहीं आएगा तो आगे वाले टॉपिक में नहीं बढ़ा जा सकता। तो पहले आप लोग उसको ध्यान से तैयार करें और इसका रिविजन करें। तो क्वेश्चन नोट कर लें। तो बच्चों अभी हम लोगों ने क्या सीखा कि किसी भी यूनिट वेक्टर की हेल्प से हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं, डायरेक्शन। पढ़ा था हम लोगों ने लास्ट वीडियो में कि यूनिट वेक्टर ऑलवेज गिव्स डायरेक्शन। ठीक है ना, डायरेक्शन का मीन्स दिशा। जो यूनिट वेक्टर होता है वो हमको क्या देता है, डायरेक्शन देता है। जैसे फॉर द एग्जांपल हमने आपसे लिखा कि एक ऐसा यूनिट वेक्टर बताइए, फाइंड द यूनिट वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड, जिसका परिमाण इज इक्वल टू a vector and direction, magnitude is of a vector and its direction is of b vector। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्या दिया है क्वेश्चन, कोई भी एक ऐसा वेक्टर, यूनिट वेक्टर हटा दिया जाए यहां से, फाइंड द वेक्टर, कोई भी एक ऐसा वेक्टर फाइंड आउट करो जिसका मैग्नीट्यूड ए का हो और डायरेक्शन किसकी हो, बी वेक्टर की। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार कर लीजिएगा। कंपटीशन एग्जाम से इस टाइप के क्वेश्चन कई बार बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, पूछे जाते हैं। है यूनिट वेक्टर का ही टॉपिक, लेकिन सिंपल कैलकुलेशन ना होकर के थोड़ा सा लॉजिक है। कह रहा है फाइंड द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज ऑफ ए वेक्टर एंड इट्स डायरेक्शन इज ऑफ बी वेक्टर। एक ऐसा वेक्टर बताइए जिसका परिमाण, जिसका मैग्नीट्यूड का मींस परिमाण ए वेक्टर का हो, लेकिन उसकी जो डायरेक्शन हो वो बी वेक्टर की हो। तो बड़ा आसान है हमारे लिए इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करना। मैग्नीट्यूड किसका हो, ए का, और डायरेक्शन किसकी हो, बी की। हम लोगों ने मान लिया कि हमारे पास एक वेक्टर है, लेट दैट वेक्टर इज एक्स वेक्टर। हमारे पास वो वेक्टर कौन सा है, एक्स वेक्टर। तो क्या हुआ एक्स वेक्टर, एक्स वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड ए का हो। ए का मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हुआ, मॉड ऑफ ए, ठीक, और उसकी डायरेक्शन किसकी हो, बी वेक्टर की। और सभी लोग जानते हो डायरेक्शन का मींस यूनिट वेक्टर।
डायरेक्शन मीन्स यूनिट वेक्टर, दिशा का मतलब एकांक सदिश। ध्यान समझिएगा सभी लोग। तो किस वेक्टर की डायरेक्शन? बी वेक्टर की डायरेक्शन। और इसका मतलब क्या होता है? यूनिट वेक्टर। तो जिस वेक्टर की डायरेक्शन उसी का यूनिट वेक्टर। क्या ध्यान देना है? जिस वेक्टर की दिशा उसी का एकांक सदिश, उसी का यूनिट वेक्टर। तो बी वेक्टर की डायरेक्शन चाहिए, मींस बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर। तो यहां पर क्या लिखोगे? बी कैप। ये फार्मूला सबको समझ में आया? एक्स वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए बी कैप। फिर से समझ लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक ऐसा वेक्टर डिफाइन करो, एक ऐसा वेक्टर बताओ जिसका मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का हो और उसकी डायरेक्शन बी वेक्टर की। तो हम लोगों ने वो वेक्टर क्या लेट कर लिया? एक्स वेक्टर। तो ये बन गया फार्मूला। तो क्वेश्चन में आ गया क्या? बड़ा आसान है हमारे लिए। अब सब लोग जानते हो कि जो बी कैप होता है वो क्या होता है? ये यूनिट वेक्टर है। तो कैसे लिखोगे? एक्स वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए इनटू बी कैप। और बी कैप का फार्मूला बी वेक्टर अपॉन मॉड्यूलस ऑफ बी। ये फार्मूला सबको समझ में आ गया? बी कैप का फार्मूला क्या होगा? बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ बी। और मॉड ऑफ ए उसी प्रकार रखोगे। अब अगर यहां पर कोई न्यूमेरिकल डेटा दिया होता तो हम वैल्यू को रख करके आंसर को फाइंड आउट कर लेते, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। कि केवल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन था। एक ऐसा वेक्टर बताएं जिसका मैग्नीट्यूड यानी परिमाण ए का हो एंड इट्स डायरेक्शन इज ऑफ बी वेक्टर, और दिशा उसकी बी वेक्टर की हो। तो हम लोगों ने वेक्टर क्या मान लिया? एक्स वेक्टर। सब क्वेश्चन समझ में आ गया? बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप इसको कॉपी में नोट कर लें। ठीक है। अब ऐसे अगला क्वेश्चन एक और ऐसे ही है कि फाइंड ए वेक्टर whose magnitude, जिसका परिमाण magnitude is of m vector and direction is of n vector। बड़ा आसान है क्वेश्चन, आपको समझ में आया? अभी मैंने इसको ऐसे लिख दिया है। क्वेश्चन जब भी आता है तो ऑब्जेक्टिव में ही आएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसा वेक्टर बताइए जिसका मैग्नीट्यूड m वेक्टर का हो लेकिन उसकी डायरेक्शन किसकी हो? n वेक्टर की हो। तो फिर से वही काम को करना है। कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे? उस वेक्टर को हम लोगों ने क्या मान लिया? कोई नया वेक्टर मान लो। चलो x वेक्टर मान ले। लेट दैट वेक्टर इज इक्वल टू x वेक्टर। तो फार्मूला हमारे पास क्या बना? x वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड किसका हो? m वेक्टर का। तो क्या लिखोगे? मॉड ऑफ m। और डायरेक्शन किसकी हो? n वेक्टर की। तो क्या लिखोगे यहां पर? n कैप। और इसको लिखने का तरीका x वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ m और n कैप को क्या लिखोगे? वेक्टर n अपॉन मॉड ऑफ n। क्लियर? इस प्रकार हम लोग क्या निकाल सकते हैं? यूनिट वेक्टर। दोनों फार्मूले को ध्यान समझ लो। पहले वाले में क्या कह रहा है? कोई एक ऐसा वेक्टर बताओ जिसका मैग्नीट्यूड यानी परिमाण a का हो और डायरेक्शन किसकी हो? b की हो। और दूसरा क्या बता रहा है? एक ऐसा वेक्टर बताओ जिसका परिमाण m का हो और दिशा किसकी हो? n की। तो आप लोगों ने क्या पढ़ा था कि डायरेक्शन का मींस यूनिट वेक्टर। तो ये टर्मिनोलॉजी बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर सब लोग याद रखा करो कि डायरेक्शन का मींस क्या होता है? यूनिट वेक्टर। तो n कैप का मतलब यहां पर क्या था? यूनिट वेक्टर। तो इसको हम लोगों ने n कैप लिख दिया। तो m वेक्टर इनटू वेक्टर n अपॉन मॉड ऑफ n। नोट कर लो इसको फटाक से। चलिए अब देखिए बच्चों, जैसे अगला क्वेश्चन हम लोगों के पास में गिवन है। फाइंड ए वेक्टर whose magnitude is equal to magnitude is of 2i plus 3j and direction of i कैप प्लस k कैप। क्वेश्चन पढ़िए सभी लोग ध्यान से। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि ऐसा वेक्टर फाइंड आउट करो जिसका मैग्नीट्यूड 2i प्लस 3j का हो और डायरेक्शन यानी दिशा किसकी हो? i प्लस k की हो।
ठीक है। तो क्या हम लोगों ने किया, सबसे पहले जो वेक्टर्स हमको गिवन है इनको हम लोगों ने अज्यूम किया। वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i प्लस 3j, वेक्टर बी इज इक्वल टू आई कैप प्लस के कैप। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक ऐसा वेक्टर बताओ जिसका मैग्नीट्यूड 2i प्लस 3j का हो और डायरेक्शन i प्लस के की हो। तो बड़ा आसान है हम लोगों के लिए, कैसे क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे बताइए। सबसे पहले वो वेक्टर को हम लोग लेट कर लेंगे। हम लोगों ने माना कि वो वेक्टर x है, ठीक। अब क्या कह रहा है, परिमाण किसका हो, मैग्नीट्यूड 2i प्लस 3j। इसका मतलब x वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ a वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन किसकी हो, b वेक्टर की, मींस b कैप। फार्मूला सबको समझ में आ गया, जिसकी डायरेक्शन वो क्या होता है, यूनिट वेक्टर। तो यहां पर क्या लिख दिया, b कैप। अब बड़ा आसान है हमारे लिए, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। अब a कैप, a वेक्टर का मॉड अगर आप निकालोगे तो कितना आएगा, a वेक्टर का मॉड अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये हुआ 4 प्लस 9 रूट 13। और अगर हम लोग बात करें b कैप की, तो b कैप इज इक्वल टू वेक्टर b अपॉन मॉड ऑफ b। और वेक्टर b कितना है, i कैप प्लस k कैप, और मॉडुलस ऑफ b कितना है, अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, मींस 1 बाई रूट 2 i कैप प्लस k कैप। तो यहां पर ये b कैप आ गया। इन दोनों वैल्यूज को अगर हम लोग यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 में रख दें तो हमारे पास आया x वेक्टर इज इक्वल टू कितना आया बोलिए, यहां पर a वेक्टर का मॉडुलस कितना, 1 अपॉन रूट 13, ठीक, ब्रैकेट, और उसके बाद b कैप की वैल्यू कितनी आई हमारे पास में, i कैप प्लस k कैप अपॉन रूट 2। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस वेक्टर। क्वेश्चन क्या कह रहा था, आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन ये कह रहा था, एक ऐसा वेक्टर फाइंड आउट करो जिसका परिमाण यानी मैग्नीट्यूड 2i प्लस 3j का हो और उसकी डायरेक्शन किसकी हो, i प्लस k की हो। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले 2i प्लस 3j को क्या लेट किया, a वेक्टर, और i प्लस k को क्या लेट किया, b वेक्टर। आगे की बात आप जानते हो, बड़ा टॉपिक सिंपल था। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लें। इस प्रकार के क्वेश्चन कई बार कंपटीशन एग्जाम में आ जाते हैं। तो हमने आपको दोनों लेवल के क्वेश्चन बताए यूनिट वेक्टर के, बिल्कुल सिंपलेस्ट क्वेश्चन, जैसे मॉडुलस निकालना या ए कैप को फाइंड आउट करना, केवल कोई वेक्टर गिवन हो ए कैप कैसे फाइंड आउट करेंगे। और दूसरा हम लोगों ने क्या सीखा कि अगर हमको कोई भी ऐसा वेक्टर फाइंड आउट करना हो जिसका मैग्नीट्यूड एक वेक्टर का और डायरेक्शन दूसरे वेक्टर की हो, तो हम लोग क्वेश्चन को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है ना। नोट कर लीजिए फटाक से। तो ये बात बच्चों हमको समझ में आ गई कि जो यूनिट वेक्टर होगा उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब हम लोग अब स्टार्ट करेंगे अपना अगला टॉपिक, जिसका नाम है एडिशन ऑफ वेक्टर्स, यानी वेक्टरों का योग। या सदिशों का योग, ठीक। सदिश का मतलब जानते हो ना, वेक्टर क्वांटिटी। तो एडिशन ऑफ वेक्टर्स में सबसे पहली बात तो हमको क्या ध्यान रखनी है कि दो सदिश राशियों के जो वेक्टर्स होंगे उन वेक्टर्स को कैसे ऐड किया जाएगा। वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन तो सबको पता है, कल हम लोगों ने चर्चा करी थी लास्ट वीडियो में कि वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन एक एरो साइन से होता है। इसके आगे पार्ट को हेड और बैक पार्ट को टर्मिनस कहा जाता है, टर्मिनस या टेल। एक पार्ट कहलाता है हेड और एक पार्ट क्या कहलाता है, टर्मिनस या फिर टेल। सबसे पहली बात तो बच्चों याद करने वाली है कि अगर हमको कोई भी दो वेक्टर गिवन हो, जैसे ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो इन वेक्टर्स को हम लोग कैसे ऐड करेंगे। तो वेक्टर्स को ऐड करने का एक तरीका होता है, हमेशा याद रखना कि दो वेक्टर्स आपस में तभी ऐड होते हैं जब एक का हेड दूसरे के टेल से मिला हो। एक का हेड दूसरे के टेल से मिला हो। जैसे एक वेक्टर का ये हेड, ठीक, और दूसरे वेक्टर की टेल। तो हमेशा एडिशन में हमको क्या बात याद रखनी है, एडिशन में हमको क्या बात याद रखनी है कि हेड के साथ
टेल को जोड़ा जाता है, और जब हेड के साथ टेल को जोड़ोगे तो इसको बोला जाता है वेक्टरों का योग, मींस एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ये बात सबको समझ में आ गई कि कब दो वेक्टर आपस में ऐड होंगे, जब एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल से मिला। ठीक, अच्छी तरह टॉपिक को समझिएगा, जल्दबाजी ना करिए बिल्कुल भी, चाहे आता हो या करना आता हो। थोड़ा सा बेसिक टॉपिक्स हैं, जब वेक्टर नहीं आएगा तो मोशन इन 1D, मोशन इन 2D आपको नहीं आएगा, इसलिए पहले वेक्टर को समझना जरूरी है। क्लियर? अब वेक्टर को ऐड करने के कौन कौन से तरीके होते हैं? तो पहला तरीका होता है लॉ ऑफ ट्रायंगल। ठीक, इसको क्या बोलते हो? त्रिभुजी विधि। दूसरा क्या होता है? लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। इसको क्या कहते हो? समांतर चतुर्भुज विधि। तीसरा एक और मेथड है, उसको बोलते हो पॉलीगॉन मेथड, या बहुभुज विधि। या फिर आप ये समझ लो जब एक से ज्यादा वेक्टर, हमको दो से ज्यादा वेक्टर्स को ऐड करना हो तो हम लोग इस मेथड का यूज करते हैं। तो पहला मेथड कौन सा होता है? ट्रायंगल मेथड, त्रिभुजी विधि। दूसरा कौन सा? समांतर चतुर्भुज विधि। और तीसरा कौन सा? पॉलीगॉन मेथड। और ऐड करने का प्रोसेस क्या? अभी हमने आपको बताया कि एक वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर के टेल को ऐड किया जाता है। क्लियर? अब हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे लॉ ऑफ ट्रायंगल मेथड। लॉ ऑफ ट्रायंगल मेथड बच्चों क्या बताता है कि अगर कोई भी दो वेक्टर ट्रायंगल की कोई दो साइड्स को रिप्रेजेंट करें, तो ट्रायंगल की जो थर्ड आर्म है, वो दोनों वेक्टर्स के रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करे। ठीक, फॉर द एग्जाम्पल, जैसे एक हमारे पास वेक्टर है ए वेक्टर, ठीक है, और ये देखो इस वेक्टर का हेड हुआ, इससे हमने जोड़ दिया दूसरे वेक्टर का टेल, इसका नाम है बी वेक्टर। तो यहां पर जरा गौर करो, किसको किसको आपस में जोड़ा गया है? ए का हेड और बी का टेल। तो अगर एक वेक्टर के हेड के साथ दूसरे वेक्टर के टेल को ऐड किया जाए तो जैसे डायग्राम बनेगा। तो ट्रायंगल की दो साइड हो गई, ट्रायंगल में टोटल कितनी साइड्स होती हैं? 3। तो तीसरी जो साइड होगी वो इनके रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगी, और दिस इज आर वेक्टर। आर वेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं? आर वेक्टर को हम लोग बोलते हैं बेटा रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी। रिजल्टेंट का मीन जानते हो सभी लोग? परिणामी सदिश। रिजल्टेंट वेक्टर एक होता है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड को बोला जाता है हिंदी में परिमाण, और एक होता है रिजल्टेंट, रिजल्टेंट को बोला जाता है परिणामी सदिश। तो इस प्रकार अगर एक वेक्टर ए दूसरा वेक्टर बी, तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा? आर। लॉ क्या था आपको पता है कि कोई भी दो वेक्टर अगर ट्रायंगल की किन्हीं दो साइड से रिप्रेजेंट किए जाएं, तो जो तीसरा वेक्टर होगा जिसको रिजल्टेंट वेक्टर कहते हो, वो वेक्टर इन दोनों वेक्टर्स के रिजल्टेंट के इक्वल होगा, और उसको हम लोग बोलते हैं क्या बेटा? आर वेक्टर। क्या बोलते हैं? आर वेक्टर। क्लियर? तो आर वेक्टर जो होगा रिजल्टेंट, दैट इज इक्वल टू आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये सिंपल फार्मूला है, और ये जिस मेथड से आया है इसको बोला जाता है जियोमेट्रिकल मेथड, यानी ज्यामितीय विधि, और जिसको अप्लाई किसमें किया गया है, किस लॉ से? उसका नाम है लॉ ऑफ ट्रायंगल। तो अगर हमको दो वेक्टर ऐड करने हो ज्योमेट्रिकल ज्यामितीय मेथड से, तो हम लोग किसका यूज करते हैं? बोलिए, ट्रायंगल मेथड का। और फार्मूला क्या होता है? आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। बड़ा आसान है। अच्छा, इसके बाद में अगर कहीं पर भी हमको दो वेक्टर्स के बीच का एंगल गिवन हो, जैसे ए वेक्टर, बी वेक्टर, और दिस इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स विच इज थीटा। थीटा क्या है? ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल। थीटा इज इक्वल टू एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। नोट करते चलिएगा साथ साथ, इसको नोट्स बनाने हो तो थीटा को बोला जाता है दोनों वेक्टर्स ए और बी के बीच का कोण, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी।
अच्छा ये क्या है, रिजल्टेंट है, दिस इज आर वेक्टर, ठीक। और इस आर वेक्टर का जो फार्मूला अब होगा वो क्या होगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, इसका डेरिवेशन आपने पढ़ा होगा, या आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। थीटा को बोला जाता है ए और बी के बीच का एंगल, और ये वेक्टर कौन सा ए और ये वाला वेक्टर कौन सा बी, और दिस इज द रिजल्टेंट आर वेक्टर। तो आर का फार्मूला क्या बना, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यहाँ थीटा क्या है, ए और बी के बीच का एंगल। ये बात समझ में आ गई क्या? ये दो बातें हमको तैयार कर लेनी है। नॉर्मल जो जनरल फार्मूला होता है ज्योमेट्रिकल मेथड से, जब एंगल की कोई चर्चा ना हो तो रिजल्टेंट क्या होता है, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। और अगर कहीं पर भी ए और बी के बीच का एंगल गिवन है, ए और बी के बीच का एंगल थीटा गिवन है, तो आर का बेसिक फार्मूला क्या बनेगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। और ये लॉ क्या कहलाता है, लॉ ऑफ ट्रायंगल। इसको हम लोग बोलते हैं त्रिभुजी विधि। सबको समझ में आ गया? बोलिए, सबको क्लियर हो गया ना? नोट कर लो फटाक से। चलिए, तो अभी हम लोगों ने ये पढ़ा कि ट्रायंगल मेथड से हम दो वेक्टर्स को आपस में कैसे ऐड करते हैं, ठीक है ना। जहां पर लगे कि अगर कुछ स्पीड तेज है या ऐसा कुछ हम नहीं नोट कर पा रहे, सर ने रफ कर दिया, तो आप वीडियो को पॉज करके आप उसको नोट कर लो। क्लियर? अगला बच्चों जो मेथड होता है वो क्या था, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। सब लोग जानते हो ना, हिंदी मीडियम के बच्चे भी जानते होंगे, समांतर चतुर्भुज विधि, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम मेथड। ये मेथड आपको क्या बताता है, कौन सा, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक। ये लॉ ऑफ पैरेललोग्राम का मेथड क्या बताता है, बताइए भाई क्या बताता है, कि अगर कोई भी दो वेक्टर ए और बी, अगर कोई भी दो वेक्टर ए और बी पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड से रिप्रेजेंट किए जाएं, किससे रिप्रेजेंट किए जाएं, एडजेसेंट साइड से रिप्रेजेंट किए जाएं, तो जो रिजल्टेंट होगा वो पैरेललोग्राम के डायगोनल से रिप्रेजेंट होगा। डायगोनल मींस विकर्ण। अगर कोई भी दो वेक्टर ए और बी क्या हो, बोलो, पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स क्रमागत भुजाओं से रिप्रेजेंट किए जाएं, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा, इनका जो परिणामी होगा, वो पैरेललोग्राम के डायगोनल से रिप्रेजेंट होगा। और इसी मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम मेथड। कौन सा मेथड, पैरेललोग्राम। इसको बोला जाता है समांतर चतुर्भुज विधि। तो इस विधि से भी हम लोग सदिशों को जोड़ते हैं, और ये भी दो वेक्टर्स ए और बी को ऐड करने के काम आता है। चलिए कैसे काम आता है हम लोग देखते हैं। तो सबको लॉ को क्लियर हो गया ना, पैरेललोग्राम लॉ। क्या करना है हमको, दो एडजेसेंट साइड्स लेनी है। पैरेललोग्राम में कितनी साइड्स होती हैं, 4, ट्रायंगल में 3, ये तो जानते होंगे। तो पैरेललोग्राम में 4 भुजाएं होती हैं समांतर चतुर्भुज में। तो एक तो आर हो गई ए वेक्टर, क्लियर, और दूसरा हो गया बी वेक्टर। ये दो एडजेसेंट साइड्स हो गई। तो लॉ क्या कहता है कि जो रिजल्टेंट होगा वो इनके डायगोनल को रिप्रेजेंट करेगा। दैट मीन दिस इज आर वेक्टर, ठीक है। क्या किया हम लोगों ने, बी से इसको ज्वाइन किया, ए को बी से ज्वाइन किया, तो ये बन गया पैरेललोग्राम। अब सब लोग जानते हो ये बी वेक्टर, तो ये भी क्या होगा, बी वेक्टर, और ये वेक्टर, तो ये भी क्या होगा, ए वेक्टर। तो अगर ये ए और ये बी, तो दिस इज आर, दिस वेक्टर इज ए वेक्टर, दिस वेक्टर इज बी वेक्टर, सो दिस वेक्टर इज आर वेक्टर। तो नेमिंग कर दिया जाए, क्यों भाई, ये ओ, ये एम, ये एन, ये आर। तो क्या हमको पता चला कि ओ एम इज इक्वल टू ए वेक्टर, ओ एन इज इक्वल टू बी वेक्टर, देन ओ आर इज इक्वल टू आर वेक्टर, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट। क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट। और सभी लोग जानते हो पैरेललोग्राम में आमने सामने की साइड्स क्या होती हैं, इक्वल। अगर ये भी तो ये भी, दैट मींस एम आर, और करके लिख दिया जाए क्या, चलिए भाई लिख दें, एम आर इज इक्वल टू बी वेक्टर, ये ए तो ये भी ए, दैट मींस एन आर, सो एन आर इज इक्वल टू ए वेक्टर, सो दिस इज आल्सो द रिजल्टेंट विच इज एम एन। ऐसे इसका मतलब एम एन इज इक्वल टू आल्सो आर। तो कुछ भी हो सकता है, ठीक।
हर कंडीशन में रिजल्टेंट क्या आएगा आर, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं पैरेललोग्राम मेथड। सबको समझ में आ गया, समांतर चतुर्भुज विधि, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। चलिए थोड़ी देर के लिए इसको हम रख कर देते हैं, ठीक। अब फिर वही कंडीशन जो ट्रायंगल लॉ में थी कि अगर ए और बी के बीच के एंगल को थीटा माना जाए, लेट थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अगर ए और बी के बीच के एंगल को थीटा लेट किया जाए, तब ऐसी कंडीशन में रिजल्टेंट का फार्मूला फिर से क्या आता है, r इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये भी रिजल्टेंट का फार्मूला है, लेकिन कब का, जब हम लोग दो वेक्टर्स ए और बी के बीच का हमको क्या पता हो, एंगल पता हो, और वो एंगल होता कितना है, थीटा। इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 30 भी हो सकती है, 45 भी हो सकती है, 90 भी हो सकती है, 180 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। ऐसी कंडीशन में हम लोग इस फार्मूले से क्या निकाल लेंगे, रिजल्टेंट को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अगर किसी बच्चे ने इस प्रकार ए और बी के टर्म में फार्मूला ना पढ़ा हो, तो उसका दूसरा फार्मूला पी और क्यू में भी शायद आपको पढ़ाया गया हो, और वो फार्मूला क्या होता था, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जहां पर a होता है वहां पर p आ गया, जहां पर b होता है वहां पर q आ गया, और थीटा एज इट इज जैसा होता है। और ये मेथड कहलाता है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, अर्थात समांतर चतुर्भुज विधि। नोट कर लें फटाक से फार्मूले को। अब बच्चों अगला जो टॉपिक आता है उसका नाम है पैरेललोग्राम मेथड, सॉरी ये तो पढ़ चुके हैं हम लोग, पॉलीगॉन मेथड। याद है ना, पैरेललोग्राम मेथड अभी पढ़ा था, उसके पहले ट्रायंगल ना पढ़ा। अब कौन सा आएगा, पॉलीगॉन मेथड। जब कई सारे वेक्टर्स को आपस में ऐड करने हो, जैसे हमको कई सारे वेक्टर्स गिवन हो, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर, और हमको ये सारे वेक्टर्स आपस में क्या करने हो, ऐड करने हो, तो हम लोग क्या यूज करते हैं, पॉलीगॉन मेथड। ये मेथड हमको क्या बताता है बच्चों, प्रोसेस मत भूलना, हेड के साथ हमेशा क्या ऐड किया जाएगा, टेल। सबसे पहले किन्हीं दो वेक्टर्स को आपस में ऐड करेंगे, जैसे ए और बी। अगर इनमें कोई डायरेक्शन गिवन है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो उसके अकॉर्डिंग इनको ऐड करेंगे। और अगर डायरेक्शन नहीं गिवन है, आर्बिट्रेरी है, कुछ भी हम इसको एज्यूम कर लें, या ऐसे हमको दे दिया जाए कि चार वेक्टर्स को ही केवल ऐड करना है, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ये पहले सबसे पहले क्या ड्रॉ करेंगे, कोई एक पहला वेक्टर जिसको बोलते हो ए वेक्टर। ए वेक्टर के हेड से किसको ज्वाइन करोगे, दूसरे वेक्टर को, जिसको बोलते हो बी वेक्टर। क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे, ए से बी को मिला देंगे ऐसे, तो ये हो गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी। अब बी से किसको ज्वाइन करेंगे, सी वेक्टर। फिर से हम लोग शुरुआत जहां से करेंगे वहां से हम लोग सी वेक्टर को ज्वाइन करेंगे, तो ये बन जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, और लास्ट में एक वेक्टर डी वेक्टर, और फिर से हम लोग शुरुआत से इसको ज्वाइन करेंगे, तो दिस इज द फाइनल रिजल्टेंट आर वेक्टर। और ये आर वेक्टर किसके इक्वल होगा, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ गिवन वेक्टर्स। इन सदिशों का जो रिजल्टेंट होगा उसको क्या बोलोगे, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। और ये मेथड क्या कहलाता है, पॉलीगॉन मेथड। क्या कहलाता है, पॉलीगॉन। जिसका ज्यादा यूज नहीं आएगा फिलहाल। कंपटीशन एग्जाम्स में ज्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं वो या तो रिजल्टेंट के बनेंगे या तो यूनिट वेक्टर के बनेंगे। फिर भी अच्छे बच्चे वो होते हैं जिनको सारी चीजें तैयार होती हैं, इसलिए हमने आपको ये रिवीजन करवा दिया। और मेन जो दो मेथड थे या दो लॉज थे वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनमें एक का क्या नाम है, ट्रायंगल मेथड, और दूसरे को क्या नाम से बोला था हम लोगों ने, पैरेललोग्राम मेथड। ठीक है, तो उसको रख कर दिया जाए, तो चाहे कितने वेक्टर हमको ऐड करने हो हम लोग इसको इस प्रकार ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो अगर डायरेक्शन गिवन है तो डायरेक्शन को लेकर चलेंगे, डायरेक्शन नहीं गिवन है तो आर्बिट्रेरी। ठीक, डायरेक्शन तो सब लोग जानते होंगे ना, कैसे होती है डायरेक्शन, बता दें। ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट, इसको कहते हो नॉर्थ, इसको कहते हो साउथ, और दिस इज द ओरिजिन। ठीक, ये डायरेक्शंस होती हैं। अच्छा, जैसे कई बार आपने देखा होगा, जैसे मोशन इन 1D या 2D पढ़ोगे
मोशन इन 2D में ज्यादा आता है। तो वहां पर आपसे बोलेगा कि कोई कार 40 किलोमीटर प्रति घंटे से उत्तर पूर्व में जाती है, ठीक है, या कुछ भी आपसे बोले, जैसे बोल दे ईस्ट नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट। एग्जाम्पल, ए कार रन्स विद स्पीड ऑफ 40 km per hour नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ का मीन्स क्या हुआ? उत्तर। हिंदी लिखते हैं क्या? वैसे आता होगा आपको। और ईस्ट का मतलब पूर्व। तो कई बच्चे इसको नहीं समझ पाते हैं कि नॉर्थ ईस्ट क्या है। 40 किलोमीटर प्रति घंटा नॉर्थ ईस्ट। पहली बात तो ये बताओ, यहां पर स्पीड नहीं होना चाहिए, क्या होनी चाहिए? वेलोसिटी, क्योंकि डायरेक्शन हमको पता चल गई नॉर्थ ईस्ट। अगर ये डायरेक्शन ना होती तो ये स्पीड होती, ये बात सबको पता है ना। चाल में क्या होती है? डायरेक्शन नहीं होती। और वेलोसिटी यानी वेग में क्या होती है? डायरेक्शन। तो हम लोगों ने इसको वेक्टर रिप्रेजेंट किया, वी वेक्टर 40 km per hour, और क्या लिखा? नॉर्थ ईस्ट। समझे कैसे इसको रिप्रेजेंट करोगे? 40 km per hour नॉर्थ ईस्ट। तो यहां पर ये नॉर्थ, ये ईस्ट, यानी ये बात तुमको समझ में आ गई कि कार की वेलोसिटी का वेक्टर इधर होगा, क्योंकि ये क्या है? ईस्ट साउथ या साउथ ईस्ट। ये वेस्ट साउथ या साउथ वेस्ट। ये प्लेन क्या है? नॉर्थ वेस्ट या वेस्ट नॉर्थ। और हमको क्या लेना है? नॉर्थ ईस्ट। तो कई बार बच्चे प्रॉब्लम करते हैं, उनको नहीं समझ में आता कि कौन सी डायरेक्शन है। तो सीख लो। पहले से हम वेक्टर बनाएंगे, वी वेक्टर दैट इज इक्वल टू 40 km per hour। आगे की बात आप जानते हो, यूनिट हमने लिखना है बार बार। अब कह रहा है बेटा नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट का मतलब ये हुआ कि जो एंगल बनेगा वेक्टर का वो कहां से बनेगा? नॉर्थ से ईस्ट कि ईस्ट से नॉर्थ? कंफ्यूजन होता है ना। एंगल कहां बनेगा? नॉर्थ से ईस्ट वेक्टर का बनेगा एंगल, कि वेक्टर का एंगल बनेगा ईस्ट से नॉर्थ। तो दूसरा ऑप्शन सही है, एंगल ये बनेगा ईस्ट से नॉर्थ। इसका मतलब ये हुआ जब कभी लिखा जाए नॉर्थ ईस्ट तो एंगल बनता है ईस्ट से नॉर्थ। ठीक, भूलना नहीं इस चीज को। तो कौन सा एंगल हमको लेना है? दिस एंगल। और हम लोगों ने मान लिया दिस एंगल इज थीटा। ये बात समझ में आ गई। नॉर्थ ईस्ट का मतलब क्या हुआ? एंगल कहां से बनेगा? ईस्ट से नॉर्थ। एक और एग्जांपल लें, जैसे कोई भी वेक्टर हमने यहां पर ड्रॉ किया, दिस वेक्टर इज v2 वेक्टर। चलो इसको v1 कर दें, ठीक है। और हमने आपको लिख दिया v2 वेक्टर इज इक्वल टू 100 km per hour at an angle of 30 degree साउथ ईस्ट। बताइए भाई क्या होगा? v2 इज इक्वल टू 100 km per hour 30 डिग्री के एंगल पे, लेकिन साउथ ईस्ट। तो v2 वेक्टर पहली बात तो कहां है हमको पहचानना है? ईस्ट और साउथ के प्लेन में। ये ईस्ट और ये साउथ, ये v2 वेक्टर हो गया। ठीक, 100 km per hour, तो 100 km per hour। अब क्या कह रहा है? 30 डिग्री साउथ ईस्ट। तो एंगल कहां से बनेगा? ईस्ट से साउथ की साउथ से ईस्ट। तो एंगल बनेगा ईस्ट से साउथ। इसका मतलब ये हुआ ईस्ट से साउथ। ये ईस्ट और ये साउथ, तो दिस एंगल इज 30 डिग्री। ये देखो, बस समझ में आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल अगर हमको किसी प्लेन में बनाना हो तो हम लोग ऐसे बनाएंगे। क्लियर हो गया? क्यों भाई? अब आप बताइए, जैसे हमने यहां पर कोई वेक्टर ड्रॉ किया ऐसे v3 वेक्टर, और ये एंगल हमने ले लिया अल्फा। तो बताइए आप इसको क्या बोलोगे? v3 एंगल कहां से बन रहा है? v3 एंगल या v3 की वैल्यू चलो कुछ सेलेक्ट कर लें, जैसे 60 km per hour। बार बार वेलोसिटी क्यों ले रहे हैं? ताकि पढ़ने में आसानी रहे। 60 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग है, और उसके बाद में हमने आपसे एंगल बताया है दिस एंगल इज अल्फा। तो बोलो इसको क्या बोलोगे? वेस्ट साउथ की साउथ वेस्ट? बोलिए वेस्ट साउथ की साउथ वेस्ट। दिस एंगल इज करेक्ट साउथ वेस्ट। तो यहां पर क्या लिखा जाएगा? साउथ वेस्ट। यानी एंगल कहां से बनेगा? लिखने का तरीका क्या होगा? यहां पर लिखने का तरीका होगा वेस्ट साउथ, तब एंगल बनेगा साउथ से वेस्ट। दिस एंगल इज अल्फा। यहां क्या लिखोगे? वेस्ट साउथ।
ये बात को समझ में आ गई। अगर किसी प्लेन का एंगल कोई कभी कहीं लिखा हो, कई बार किताबों में आपने देखा होगा, अभी आप पढ़ोगे रैन की प्रॉब्लम, अम्ब्रेला रैन प्रॉब्लम याद करिए, फिर अभी आप पढ़ते हो रिवर बोट प्रॉब्लम, तो कई बार ऐसी कंडीशन हो जाती है जहां पर आपसे वो कहता है कि कहीं ईस्ट वेस्ट, कहीं नॉर्थ साउथ ऐसे करके, तो आप लोग अगर किसी एंगल को डिफाइन करना चाहो तो उस एंगल का ये मीन होता है। इसको कॉपी में जरूर ड्रॉ कर लो, क्योंकि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आप वेक्टर पढ़ रहे हो तो आपको हर चीज आनी चाहिए। तो बच्चों सभी लोगों को ये वेक्टर की डायरेक्शन लेना समझ में आ गई? बोलिए। अब कहीं पर भी बुक में या किसी शीट में या ऐसा कुछ लिखा होगा तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, हम लोग डायरेक्शन को समझ लेंगे, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है वो उनको अच्छी तरह वेक्टर में आनी चाहिए। अभी हम लोगों ने फार्मूला क्या लिखा था कि अगर कोई भी दो वेक्टर ऐड किए जाएं और हमको उनका रिजल्टेंट लेना हो, तो रिजल्टेंट का बेसिक फार्मूला क्या था? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। r is equal to under root a square plus b square plus 2ab cos थीटा। दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर r। पूरी कहानी किस पर डिपेंड है? थीटा पर, ठीक। जैसे हम लोगों ने एज्यूम किया कि अगर कोई भी दो वेक्टर्स पैरेलल हो, व्हेन a वेक्टर इज पैरेलल विद बी वेक्टर, अगर ए और बी आपस में पैरेलल हो तो ऐसी कंडीशन में थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? 0 डिग्री। और अगर थीटा इज इक्वल टू 0 देन r इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 0। और cos 0 की वैल्यू कितनी? 1। सो r इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या इसी को आप लिखोगे r इज इक्वल टू अंडर रूट ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, और r मैक्स इज इक्वल टू a प्लस बी। वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। अगर कोई भी दो वेक्टर आपस में पैरेलल हो, व्हेन टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर, तो उनके बीच का एंगल क्या होगा? 0 डिग्री। और उनका रिजल्टेंट क्या होगा? a प्लस बी। और इसको क्या बोलते हो? मैक्सिमम रिजल्टेंट। तो ऑब्जेक्टिव भी लर्न कर लो और डायरेक्ट भी लर्न कर सकते हो। इन विच कंडीशन द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स विल बी मैक्सिमम? किस कंडीशन में दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट यानी परिणामी सबसे मैक्सिमम होता है? तो कंडीशन है जब उनके बीच का एंगल कितना हो? 0 डिग्री। या कभी आपसे पूछे कि दो वेक्टर्स का मैक्सिमम रिजल्टेंट कितना हो सकता है, तो आर मैक्स इज इक्वल टू a प्लस बी। बहुत ही आसान था। सेकेंड कंडीशन, व्हेन a वेक्टर इज एंटी पैरेलल विद बी वेक्टर, जब a वेक्टर b वेक्टर के एंटी पैरेलल हो। एंटी पैरेलल का मींस क्या हुआ? थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो रिजल्टेंट r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 180। cos 180 कितना होता है बच्चों? -1। सो r इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। cos 180 कितना होता है बोलो? -1। और cos 120 -1/2। सारी चीजों को तैयार करते रहें, ठीक। अब जैसे हम लोगों ने यहां पर लिखा r इज इक्वल टू अंडर रूट, ये फार्मूला किसका लिखा हुआ है? a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर। और स्क्वायर से जब रूट को हटाओगे तो मिनिमम रिजल्टेंट कितना आया? r मिनिमम इज इक्वल टू a माइनस बी। तो ये रिजल्टेंट कैसा है? मैक्सिमम। बट ये रिजल्टेंट कैसा है? मिनिमम। r मिनिमम इज इक्वल टू a माइनस बी। तुमको क्या क्या करना है? व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री देन r मैक्स इज इक्वल टू a प्लस b, एंड व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री देन r मिनिमम इज इक्वल टू a माइनस b। तो दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट मिनिमम कब होता है? जब उनके बीच का एंगल कितना हो? 180। बोथ वेक्टर्स मस्ट बी एंटी पैरेलल टू ईच अदर। और दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट मैक्सिमम कब होता है? व्हेन बोथ वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर। तो थीटा इज इक्वल टू 0 पे r कैसा होगा बोलो? मैक्सिमम। और थीटा इज इक्वल टू 180 पे r कैसा होगा? मिनिमम। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको लर्न होना चाहिए कि व्हेन बोथ वेक्टर्स आर, व्हेन a वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू b वेक्टर, अगर a और b आपस में 90 डिग्री पर हो, थीटा इज इक्वल टू 90, तो इनका रिजल्टेंट होगा r इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, बिकॉज cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0।
तो ये 3 केस हम लोगों ने लिए, थीटा इज इक्वल टू 0 पे रिजल्टेंट, थीटा इज इक्वल टू 180 पे रिजल्टेंट, थीटा इज इक्वल टू 90 पे रिजल्टेंट। बाकी क्वेश्चन पे डिपेंड है कि वैल्यू क्या गिवन है। अगर वो वैल्यू गिवन है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग रिजल्टेंट को निकाल लेंगे। हमारे पास बेसिक फार्मूला है r इज इक्वल टू रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट कब मैक्सिमम होता है, बोलो कब मैक्सिमम होता है? थीटा इज इक्वल टू 0 पर कितना होता है, आर मैक्स इज इक्वल टू a प्लस बी। और रिजल्टेंट मिनिमम कब होता है? थीटा इज इक्वल टू 180 पे कितना होता है, आर मिनिमम इज इक्वल टू a माइनस बी। और थीटा इज इक्वल टू 90 पे क्या होता है, आर इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। किसी क्वेश्चन में गिवन हो आपको कि हमारे पास दो फोर्सेज हैं F1 और F2, दो बल फोर्सेज F1 F2, 3 न्यूटन 4 न्यूटन, और ये आपस में कैसे हैं, परपेंडिकुलर। तो आप मैक्सिमम जो रिजल्टेंट होगा, या फिर ये कह सकते हो जो रिजल्टेंट होगा वो कैसे काउंट करोगे, तो r इज इक्वल टू अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 9 प्लस 16 25, आंसर इज 5 न्यूटन। कर ले जाओगे तो कंडीशन, वो इसी का एक एप्लीकेशन है। तो नोट कर लो इन तीनों केसेस को। थीटा इज इक्वल टू 0 पे रिजल्टेंट, इन चीजों को कहीं पर नोट कर लें। When theta is equal to 0 degree, what is theta? Angle between a vector and b vector. When theta is equal to 0 degree, then r max is equal to a plus b. When theta is equal to 180 degree, r minimum is equal to a minus b. When theta is equal to 90, then r is equal to under root a square plus b square. नोट करें फटाक से। तो बच्चों अभी हम लोगों ने जो स्टडी किया रिजल्टेंट का फार्मूला r इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। इसके डिफरेंट केसेस भी हम लोगों ने पढ़ लिए। थीटा इज इक्वल टू 0 पे r कैसा होता है, मैक्सिमम। थीटा इज इक्वल टू 180 पे r कैसा होता है, मिनिमम। थीटा इज इक्वल टू 90 पे r क्या होता है, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अच्छा एक बात इसमें तैयार कर लेना कि दो वेक्टर्स का मैक्सिमम रिजल्टेंट, द मैक्सिमम रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स that is equal to a plus b, और दो वेक्टर्स का मिनिमम रिजल्टेंट, मिनिमम माने न्यूनतम रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स that is equal to a minus b। तो मैक्सिमम रिजल्टेंट कितना होता है, a plus b, और मिनिमम रिजल्टेंट कितना होता है, a minus b। ज्यादा से ज्यादा रिजल्टेंट a plus b के बराबर और कम से कम a minus b के बराबर। इसका मतलब हुआ a प्लस बी से ज्यादा r की वैल्यू नहीं होगी और a माइनस बी से कम r की वैल्यू नहीं होगी। तो रिजल्टेंट कहां से कहां तक लाई करता है, a प्लस बी से लेकर a माइनस बी के बीच में ही लाई करता है, ठीक है ना। दैट मीन्स रिजल्टेंट ऑफ एनी टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स का जो परिणामी होगा विल बी बिटवीन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, इसको तैयार कर लेना, इस पे क्वेश्चन भी आते हैं, a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो दो वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट होगा, जो परिणामी होगा, वो a प्लस बी और a माइनस बी के बीच में होगा। ना तो a प्लस बी से ज्यादा होगा और ना a माइनस बी से कम होगा। तो दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट मैक्सिमम कितना, a प्लस बी, और मिनिमम कितना, a माइनस बी ही हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। फॉर द एग्जांपल, जैसे अभी हम लोगों ने आपसे बोला कि कोई भी दो वेक्टर्स हो, a वेक्टर इज इक्वल टू 3 यूनिट और b वेक्टर इज इक्वल टू 2 यूनिट, और आपसे कहा जाए कि इनका मैक्सिमम और मिनिमम रिजल्टेंट कितना, तो सभी लोग जानते हो मैक्सिमम का मीन्स हुआ 5 यूनिट और मिनिमम का मीन्स हुआ 1 यूनिट। इसका मतलब ये हुआ कि कम से कम इनकी वैल्यू रिजल्टेंट की 1 यूनिट और ज्यादा से ज्यादा इनकी रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी हो सकती है, 5 यूनिट। ना तो r की वैल्यू 5 से ज्यादा होगी और ना ही r की वैल्यू 1 से कम हो सकती है। ये बात सबको समझ में आ गई, नोट कर लें फटाक से, बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये। रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स विल बी इन बिटवीन a प्लस बी एंड a माइनस बी। दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट a प्लस बी और a माइनस बी के बीच में होता है। ना तो रिजल्टेंट a प्लस बी से ज्यादा होगा और ना ही रिजल्टेंट a माइनस बी से कम होगा। चलिए, बहुत अच्छी बात। अब जैसे हमको पता करना हो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, अगर हमको परिणामी सदिश की दिशा पता लगानी हो,
अगर हमको रिजल्टेंट की डायरेक्शन पता लगानी हो, डायरेक्शन का मीन्स तो जानते हो, जैसे हमने कहा कि ये वेक्टर ए वेक्टर, ये वेक्टर बी वेक्टर, दिस इज रिजल्टेंट आर वेक्टर, इससे इसको ज्वाइन किया, इससे इसको ज्वाइन किया तो पैरेललोग्राम बन गया। सभी लोग जानते हो अगर यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए, ठीक है, और ये एंगल हम लोगों के पास में है थीटा, ए और बी के बीच का एंगल, और ये जो रिजल्टेंट है ये एंगल कितना होता है 90। ये जो रिजल्टेंट है ये ए वेक्टर के साथ एक एंगल बनाता है, दैट इज अल्फा। सबको समझ में आ गया? रिजल्टेंट की डायरेक्शन कभी बोली जाए इसका मतलब क्या हमसे पूछ रहा है? अल्फा। हो सकता है उसको बीटा भी कहा गया हो, थीटा कहा गया हो, कुछ भी कह सकता है, लेकिन जनरली हम लोगों ने चूंकि यहाँ पे थीटा ए और बी के बीच का एंगल ले लिया है, थीटा इज इक्वल टू एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, बट अल्फा इज इक्वल टू एंगल मेक बाई रिजल्टेंट विद ए वेक्टर। जो रिजल्टेंट है वो ए वेक्टर के साथ जो एंगल बनाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? अल्फा, दैट इज ओ। ये बात सबको समझ में आ गई क्या? और इस रिजल्टेंट का फार्मूला क्या आता है? tan अल्फा इज इक्वल टू b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। दिस इज डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, इसको बोला जाता है परिणामी सदिश की दिशा। तो अगर हमको किसी क्वेश्चन में रिजल्टेंट की डायरेक्शन को पता लगाना है तो हमको क्या फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा? tan अल्फा इज इक्वल टू b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। सपोज दैट किसी भी क्वेश्चन में थीटा की वैल्यू गिवन है 0 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 0 का मतलब जानते हो पैरेलल वेक्टर, तो ऐसी कंडीशन में tan अल्फा इज इक्वल टू b sin 0 अपॉन a प्लस b cos 0, sin 0 की वैल्यू 0 0 और अपॉन a प्लस b cos 0 की वैल्यू 1, और यहां पर क्या चल रहा है? tan अल्फा, सो tan अल्फा इज इक्वल टू 0 और tan अल्फा इज इक्वल टू 0, सो अल्फा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो अगर कोई भी दो वेक्टर a और b एक दूसरे के पैरेलल हैं, a और b आपस में कैसे हैं? पैरेलल टू ईच अदर, देन इन दिस कंडीशन जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा? 0। कहने का मतलब क्या हुआ? अगर ये वेक्टर है a वेक्टर, ये वेक्टर है बी वेक्टर, तो यही होगा आर वेक्टर। आर वेक्टर किसके साथ अल्फा एंगल बनाता है? ए के साथ। तो जो डायरेक्शन ए की वही डायरेक्शन आर की, लेकिन क्या पढ़ा था? अगर ए और बी के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा तो रिजल्टेंट कैसा होता है? मैक्सिमम। आर मैक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी, आर मैक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो जो रिजल्टेंट होगा इसको और थोड़ा बड़ा कर दें, दिस इज आर मैक्स। ये सबको डायग्राम समझ में आ गया? ये किस केस का है? जब थीटा की वैल्यू कितनी हो? 0 डिग्री। तो ये भी हमको लर्न कर लेना है कि अगर दो वेक्टर आपस में पैरेलल हो, थीटा इज इक्वल टू 0, तो उनका जो रिजल्टेंट होता है वो होता तो मैक्सिमम है a प्लस बी, लेकिन उनका रिजल्टेंट अल्फा इज इक्वल टू कितने डिग्री पर होता है? 0 डिग्री पर होता है। ये कंडीशन कहां की है? ये कंडीशन है जब दो वेक्टर आपस में कैसे हो? पैरेलल। क्लियर? अब अगर दो वेक्टर एक दूसरे के एंटी पैरेलल हो, एंटी पैरेलल मींस a वेक्टर एंड b वेक्टर, दीज आर एंटी पैरेलल। थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, और जब थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री देन tan अल्फा इज इक्वल टू b sin 180 डिग्री अपॉन a प्लस b cos 180 डिग्री sin 180 डिग्री, अगेन 0 लर्न होना चाहिए। sin पाई 2 पाई 3 पाई सब क्या होता है? 0, sin 0 भी 0, 0 पाई 2 पाई 3 पाई सब वैल्यू साइन में क्या होती है? 0, बट cos 180 माइनस 1, चूंकि यहां पर ऊपर वाला टर्म सारा कैसा है? 0, सो tan अल्फा इज इक्वल टू 0, अगेन अल्फा इज इक्वल टू 0। इसका मतलब रिजल्टेंट अब भी a वेक्टर के साथ 0 डिग्री पर होगा। दैट मींस फाइनल आंसर हमारा क्या होगा? दिस इज a वेक्टर, दिस इज b वेक्टर, एंटी पैरेलल है, बट दिस इज r वेक्टर, और इसकी जो लेंथ होगी वो a वेक्टर से छोटी होगी, क्योंकि r हमेशा एंटी पैरेलल में क्या होता है? मिनिमम, और होता कितना है? r मिनिमम इज इक्वल टू a प्लस बी। यहां पर r कैसा था? मैक्सिमम। r मैक्स इज इक्वल टू a प्लस बी,
इसलिए आर की लेंथ ए से कैसी थी, ज्यादा, और यहां पर आर की लेंथ ए से कैसी होगी, कम होगी, क्योंकि लेंथ क्या बताता है, मैग्नीट्यूड। हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट वीडियो में, जिन बच्चों ने पहला वीडियो नहीं पढ़ा हुआ है, वेक्टर 1, वेक्टर पार्ट 1, चैनल का नाम डाल दीजिएगा फिजिकल एजुकेशन वेक्टर पार्ट 1, तो आपको ये वीडियो मिल जाएगा, पहला वाला वीडियो वेक्टर का, पहले आप उसको ध्यान से पढ़ें तब आप इस पर आए। तो ये बात सबको समझ में आ गई। तो आर मैक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी और आर मिनिमम इज इक्वल टू ए माइनस बी। चलिए अब उसके बाद में अगर इसका तीसरा केस हम लोग लेके चलें, अगर इसका तीसरा केस हम लोग लेके चलें, कौन सा केस, ये अगर कोई भी दो वेक्टर ए और बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर हो, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, और अगर थीटा इज इक्वल टू 90, इनका रिजल्टेंट कहां होगा, तो tan अल्फा इज इक्वल टू b sin 90 अपॉन a प्लस b, और यहां पर क्या बनेगा cos 90, sin 90 की वैल्यू क्या होती है 1, तो यहां पर b और a और cos 90 की वैल्यू कितनी 0, सो दिस इज इक्वल टू b by a, tan अल्फा इज इक्वल टू b by a, और जब tan अल्फा इज इक्वल टू b by a, tan अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स b by a। ये अल्फा कब आता है, जब दो वेक्टर आपस में कैसे हो, परपेंडिकुलर। ट्रायंगल का हम लोग यहां पे यूज कर लें, सभी लोग जानते हो, दिस एंगल इज थीटा, दिस इज 90। अब हमसे उसने निकाला है tan अल्फा की वैल्यू जो डेरिवेशन में आई है वो b by a, तो परपेंडिकुलर, और ये क्या हुआ बेस, ध्यान रखिएगा। अब tan अल्फा इज इक्वल टू b by a, सो दिस एंगल इज अल्फा, tan अल्फा इज इक्वल टू b by a, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स b by a। इसका मतलब जो रिजल्टेंट होगा वो a और b के क्या होगा, परपेंडिकुलर, लेकिन कितने एंगल पर होगा, b by a पर होगा। ये बात सबको समझ में आ गई। तो इस प्रकार हम लोगों ने क्या सीख लिया, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट को काउंट करना। नोट कर लें फटाफट इसको, tan अल्फा इज इक्वल टू b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन a एंड b, एंड अल्फा इज द एंगल मेक्स बाय रिजल्टेंट वेक्टर विद a वेक्टर, r वेक्टर, a वेक्टर के साथ जो एंगल बनाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा। तो बच्चों आज की पूरी क्लास आपको समझ में आ गई होगी। बोलिए, जो भी टॉपिक आपको लगा हो वेक्टर का कि थोड़ा सा भी आपको अगर कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में उसको लिखें, अगर आ गया हो तो भी आप लिखें कि सर हमको टॉपिक अच्छी तरह समझ में आ गया। एनी प्रॉब्लम कोई हो तो आप उसको बताएं, तो भी हम उसको डिस्कस कर देंगे। बस साथ साथ इसको रिवीजन करते रहें, और इन दिनों में आप घर में बैठकर इन टॉपिक्स को रिवीजन करें। तभी हम लोगों ने 11th के मैकेनिक्स पार्ट का रिवीजन आपको स्टार्ट कर दिया है, और ये वेक्टर ऐसा टॉपिक है कि अगर आपको वेक्टर नहीं आता तो आगे आपको बाकी भी चैप्टर्स में प्रॉब्लम आना तय है। इसलिए इन सारी दिक्कतों से दूर रहने के लिए हम लोगों ने सबसे पहले वेक्टर ही स्टडी हम कर रहे हैं। तो आपके वेक्टर के दो पार्ट के वीडियो हो गए, पार्ट 1 और दिस इज द पार्ट 2। आगे कुछ नए टॉपिक के साथ वेक्टर के अगले नए टॉपिक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, जैसे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, वेक्टरों को वियोजित कैसे किया जाता है, उनके कंपोनेंट्स कैसे निकाले जाते हैं, उनके एप्लीकेशन क्या क्या होते हैं, डॉट प्रोडक्ट क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या है। अभी इंपॉर्टेंट लेक्चर की कई सारी चीजें बाकी हैं जो आगे नेक्स्ट पार्ट में वेक्टर के हम लोग आगे आपके सामने लेकर आएंगे और आप उनको तैयार करेंगे। ठीक है बच्चों, तो कंपटीशन एग्जाम में चाहे वो जेईई की तैयारी हो, चाहे वो डिफेंस की तैयारी हो, चाहे वो नीट की प्रिपरेशन हो, पीएमटी का एग्जाम इसको बोला जाता है। इस प्रकार ये सारे एग्जाम्स में वेक्टर का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, तो आप लोग उसकी अच्छी तरह तैयारी करें और इनको बार बार रिवाइज करते रहें। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज का काम यहीं तक समाप्त करते हैं। अब नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।